नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जय मां भारती। भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति एव यत् वयं किं पठामः, किं प्रकरणं प्रचलति अस्माकम् इदानीं। पुनः एकवारं संस्कृत मंच क्लासेस इत्यस्यां कक्षायां भवतीनां च स्वागतमस्ति, अभिनन्दनमस्ति। सर्वे छात्राः, सर्वे परीक्षार्थिनः विषयं सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तदर्थम् अहं हिंदी भाषा माध्यमेन एव पाठयामि। आगच्छन्तु सर्वे। मित्रों, जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो प्रकरण था वो कारक प्रकरण चल रहा था। उस कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने कारक क्या होता है, कैसे उसकी व्युत्पत्ति है, कौन सा कारक में कौन सी विभक्ति होती है और कौन से कारक का क्या मतलब होता है, ये भी हम इस पर विचार कर चुके थे। प्रथमा व्यक्ति किस किस में होती है, किस किस संदर्भ में होती है, उसमें भी हम विचार कर चुके थे। एक आपका कठिनता के रूप में आपने अनुभव किया था कि उक्त कर्म क्या होता है, उक्त कर्ता क्या होता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसी संदर्भ में हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि हमारा कर्ता उक्त का शाब्दिक अर्थ होता है प्रधान या मुख्य। यदि कर्ता उक्त है तो प्रथमा, कर्म उक्त है तो प्रथमा। यदि कर्ता अनुक्त है तो तृतीया विभक्ति, जैसे हमने कर्मवाच्य में देखा था। और यदि हमारा कर्म अनुक्त है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वस्तुतः इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में हम देखेंगे। तो देखिए, आइए यहां पर देखिए आप कि जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का हमारा जो कारक होता है वो होता है कर्म कारकम। द्वितीय विभक्ति का कारक है हमारा कर्म कारकम। इसमें विभक्ति होती है हमारी द्वितीय विभक्ति। ठीक है। अब कर्म कारक किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं सूत्र के माध्यम से। अब यहां पर हम और उसको स्पष्ट करते हुए समझेंगे। देखिए, सूत्र नंबर 1, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, इसीलिए आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो देखिए, कर्तुरिप्सित कर्तुरिप्सिततमं कर्म, ये वाला सूत्र है हमारा। देखिए, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। कर्तुरिप्सिततमं कर्म, यहां पर देखिए आप, कर्तु ऐसा, फिर है इप्सिततमं ऐसा, और फिर एक शब्द है हमारा कर्म। कर्तुः इप्सिततमं कर्म, यहां पर जो कर्ता शब्द है हमारा कर्ता, इसके षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ये रूप बनता है कर्तुः। इप्सिततमं एक शब्द है इप्सित, और यहां पर जो है हमारा है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय जहां पर समूह में से किसी एक का निर्धारण किया जाए, एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वो हमारा, उसके लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और कर्म, ये हमारा कारक का नाम है। तो कर्ता की, क्योंकि षष्ठी व्यक्ति है, काकी के संबंध कारक, कर्ता की इच्छित कहते हैं प्रिय, इच्छित या प्रिय, इच्छित कह लो या प्रिय कह लो, कुछ भी कह लो। तो कर्ता की प्रिय वस्तु या कर्ता की इच्छित वस्तु, और कैसी इच्छित, सर्वश्रेष्ठ, जो उसको सर्वाधिक प्रिय हो। तो कर्ता की सर्वाधिक प्रिय या इच्छित वस्तु हमारी क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। कैसे कि जैसे, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है वह हमारा कर्म कारक होता है। देखिए यहां पर कर्तुः कर्ता की इप्सिततमं सर्वश्रेष्ठ प्रिय या इच्छित वस्तु कर्म कहलाती है। इसकी वृत्ति से समझेंगे हम इसी बात को। तो देखिए वृत्ति क्या कहती है, देखिए वृत्ति, कर्तुः क्रियया आप्तुम
इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवति। कर्मसंज्ञं भवति। देखिए यहां पर आप इस बात को समझिए, कर्तु कर्ता क्रिया से जिसको सर्वाधिक चाहता है वह कारक हमारा कर्म होता है, अर्थात उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जो कर्ता जो है हमारा वो अपनी क्रिया के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एकवचन, क्रिया के द्वारा आप्तुम इष्टतमम, जिसको सर्वाधिक चाहता है वह कारक की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात वह कारक हमारा कर्म संज्ञक होता है। देखिए यहाँ पर ये जो वृत्ति है ना, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम किम भवति। तो ऑप्शन में दे देगा जैसे कर्म, कर्ण, संप्रदान या अपादान। तो ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम भवति, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न कर लेता है कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम किम भवति, तो वो होता है कर्म संज्ञम भवति, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो कर्म किसे कहते हैं ये बात हमारी समझ में आ गई होगी कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है वह हमारा कर्म कारक होता है। अब देखिए इसने तो कर्म की परिभाषा बताई। सूत्र नंबर 2 आया, उसने कहा कर्मणि द्वितीया। सूत्र नंबर 2 ने आया, उसने कहा कर्मणि द्वितीया। अब देखिए ये क्या कहता है, इस सूत्र ने कहा कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। देखो ऐसी इसकी वृत्ति है। इसने कहा कि अनुक्ते कर्मणि, कैसे कर्मणि, कैसे कर्म में, कर्म शब्द है, कर्मण शब्द है मूल, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे करके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति के क्वेश्चन में है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखो उक्त कर्म की हम चर्चा कर चुके थे, उक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे थे हम, प्रथमा का। अब अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि कर्म यदि हमारा उक्त हो गया तो उसमें प्रधान व्यक्ति का प्रयोग करना है, और अनुक्त कर्मणि, अनुक्त अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसा इस सूत्र ने बताया। तो देखिए ये हमारा कर्म संज्ञा सूत्र है। इसने कहा कर्तृप्सितमं कर्म, इसने कर्म की परिभाषा बताई, कर्म संज्ञा इसको बताया, और इस सूत्र नंबर 2 ने कर्मणि द्वितीया, इसने जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा, ये इस सूत्र नंबर 2 ने बताया। अब हम सूत्र नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए यहां पर सूत्र नंबर 3, देखिए ध्यान से समझना, यह सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा उपान्व ध्यांग वसः, ये सूत्र है, उपान्व ध्यांग वसः। देखो ये सूत्र क्या कहता है, इसने कहा उप, यहां पर एक शब्द निकला उप ऐसा, और यहां पर दीर्घ संधि है, अ यहां पर आया, यहां पर यण संधि है क्योंकि व के साथ में न आया है, अनु, ठीक है। फिर है अधि, यहां पर भी यण संधि है, अधि, और फिर है हमारा आंग, आंग का मतलब होता है आ, आंग का मतलब क्या होता है आ, उप अनु अधि आ, ये उपसर्ग वसः, यदि ये वस धातु से पूर्व हो, उप अनु अधि आंग मतलब आ, ये यदि वस धातु से पूर्व में है तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो इसने क्या कहा, आधार की कर्म संज्ञा होगी। आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा मतलब आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए क्या कहा इस सूत्र ने कि उप अनु अधि आ, ये हमारे हैं 4 उपसर्ग, ये हैं हमारे 4 उपसर्ग, ठीक है। यदि इन उपसर्गों का विधान किया जाए किस धातु से, वस धातु से, वस धातु से पूर्व में यदि इनका उपयोग किया जाता है तो जो हमारा आधार है उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा का मतलब है कि आधार में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात कथन का अभिप्राय क्या है, देखिए वस्तुतः एक सूत्र है आधारो अधिकरणम, के आधार को हम अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो
कैसे में अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो आधार में तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो आधार में किस संदर्भ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तो वो इस संदर्भ में नहीं होगा, क्योंकि इस सूत्र ने क्या कहा कि उप अनु अधि आ, ये यदि वस धातु से पूर्व है तो आधार में ऐसे ऐसे इस धातु के आधार में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, देखो समझते हैं इस बात को भी। देखिए कैसे, यदि देखिए उप से यदि वस धातु को जोड़ेंगे तो अपन लट लकार के संदर्भ में देख लेते हैं, तो रूप बनेगा हमारा उपवसति। उपवसति ऐसा बना। फिर इसने कहा अनु 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 को जोड़ेंगे यदि वस धातु से पूर्व, तो रूप बनेगा अनुवसति, ऐसा रूप बना हमारा। फिर हम इसने कहा अधि अधि उपसर्ग आया, यदि अधि से पूर्व में यदि वस धातु को जोड़ेंगे तो रूप बनेगा अधिवसति, अधिवसति ऐसा रूप बना। ठीक है। फिर कहा इसने आ से यदि वस धातु को जोड़ेंगे तो रूप बनेगा आवसति। अब यहां पर देखिए इन सब का मतलब क्या है, निवास करना या रहना, निवास करना या रहना, ऐसा निवास करना। तो ऐसे इस धातु के ऐसे ये आने पर उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति यदि ये आते हैं तो आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे हरि बैकुंठ में रहता है, हरि बैकुंठ में रहता है, ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है, हरि, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो रूप बन जाएगा हमारा हरि ही, ऐसा रूप बना। अब देखो वह रहता है या निवास करता है, उसके लिए हम किसी भी धातु का प्रयोग कर लेंगे, या तो जैसे अनुवसति का हमने प्रयोग कर लिया, या अधिवसति का प्रयोग कर लिया, या आवसति का प्रयोग कर लिया, या उपवसति का प्रयोग कर लिया, किसी का भी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा आधार है, क्योंकि हरि का आधार क्या है कि वो कहां पर रहता है, कि वो बैकुंठ में रहता है, तो ये इसका ये आधार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अनुवसति इस धातु का प्रयोग किया गया है, वस धातु से पूर्व में अनु उपसर्ग है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो आधार है जो बैकुंठ है उसमें हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके ये बन जाएगा बैकुंठम, ऐसा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, हरि ही बैकुंठम अनुवसति। अब देखिए यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि सूत्र ये हमारा क्या कहता है, उपान्वध्यांगवसः। इस सूत्र ने कहा कि यदि उप अनु अधि और आ उपसर्ग हो वस धातु से पूर्व, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ देखिए यहाँ पर अनु उपसर्ग है वस धातु से पूर्व, तो बैकुंठ में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ऐसे ही हम और भी समझ सकते हैं और उदाहरण के माध्यम से, जैसे राम विद्यालय में रहता है, राम विद्यालय में निवास करता है या रहता है, आप अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो देखो राम है तो राम ऐसा रूप बना। अब यहाँ पर देखिए उसका आधार क्या है, विद्यालय, और इधर की साइड में रहता है ये धातु है, तो हमने जैसे उपवसति को ले लिया, तो यहाँ पर हमने उपवसति को लिखा ऐसे। अब यहाँ पर देखिए वस धातु से पूर्व उप उपसर्ग है, तो विद्यालय इस आधार में हमको द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और द्वितीय व्यक्ति का रूप हमारा बनेगा विद्यालयम, तो रामः विद्यालयम उपवसति। देखिए यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपके में कि यदि वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आ ये चार उपसर्ग हों तो आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए हरि का आधार है बैकुंठ, वस्तुतः इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, पर इस सूत्र ने ये कहा कि भैया वस धातु से पूर्व में यहाँ पर अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए बैकुंठ इस आधार में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ पर भी आप देखिए वस धातु से पूर्व उप है, तो विद्यालय रूपी इस आधार में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इस संदर्भ से समझ में आया होगा ये सूत्र। मैं वापस से एक बार बहुत जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि यदि वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आ ये उपसर्ग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में इन चारों के योग में यहां पर जो प्रयोग किया जाएगा वो हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा इन चार धातुओं के योग में। ठीक है, आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 4 पर चलते हैं हम। आई होप ये समझ में आया होगा आपके में, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर कैसे कैसे, तो मैं आपको वहां पर भी आपको समझाता हूँ वापस से। सूत्र नंबर 4 देखिए, ये भी सूत्र कुछ ऐसा ही है।
इसने क्या कहा, देखिए यहां पर अधिसिंग स्थान साम कर्म। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, अधिसिंग स्थान साम कर्म। इस सूत्र ने क्या कहा, देखिए यहां पर इसने कहा कि अधि उपसर्ग हो किस धातु से पूर्व, यदि सिंग, सिंग धातु का मतलब होता है शयन करना, तो रूप बनेगा अधिसेते। ऐसा रूप बना अधिसेते, अधिसेते का मतलब होता है शयन करना, ये बना ऐसा। फिर कहा स्था, स्था एक स्था धातु होती है, स्था का रूप बनता है अधितिष्ठति। क्या रूप बनेगा, अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। इसका मतलब होता है ठहरना, ठहरना या रुकना। फिर है आस, आस धातु, एक है आस धातु, और इसका अगर बनाएंगे तो रूप बनेगा अध्यास्ते, अध्यास्ते ऐसा रूप बना। इसका मतलब होता है बैठना। देखिए इस सूत्र ने क्या कहा कि यदि अति उपसर्ग पूर्वक सी, स्था और आस धातु का प्रयोग किया जाता है, सी, स्था और आस धातु से पूर्व यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा तो आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आधार में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होती है, आधार में द्वितीय विभक्ति होगी। कब, कंडीशन ये है हमारी, यदि सी, स्था और आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग हो, अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते ऐसा यदि रूप हो तो आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देखिए कि पूर्व में मैंने बताया था आपको कि यहां पर इससे पूर्व वाला सूत्र था, वो भी आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहा था, कंडीशन उसने बताई। ये भी आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहा है, कंडीशन ये भी बता रहा है कि यदि सी, स्था, आस इनसे पूर्व यदि अधि उपसर्ग हो, ऐसे रूप हो, ऐसे रूप हो, इन सब में अधिक उपसर्ग है तो आधार में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसी बात को। जैसे देखिए हरि ही बैकुंठम, हरि ही बैकुंठम अधितिष्ठति, ये एक उदाहरण लिया हमने, हरि ही बैकुंठम अधितिष्ठति। यहां पर देखिए आप कि यहां पर अधितिष्ठति का प्रयोग होने के कारण, स्था धातु से पूर्व अधि उपसर्ग का प्रयोग होने के कारण आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं, जैसे रामः, रामः पुस्तकालयम, पुस्तकालयम अधिसेते, कि राम है वो पुस्तकालय में सोता है, ऐसा। तो देखिए यहाँ पर अधिसेते के चलते यहाँ पर पुस्तकालय में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इसी बात को कि यदि सी, स्था और आस धातु से पूर्व यदि अधि उपसर्ग हो, यदि अधि उपसर्ग हो तो हम आधार में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हरि का आधार है वैकुंठ, तो सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, पर अधितिष्ठति इस सूत्र के माध्यम से अधितिष्ठति आया, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए पुस्तकालय में सोता है तो उसके सोने का आधार क्या है, पुस्तकालय, तो वस्तुतः सप्तमी व्यक्ति होनी चाहिए थी, पर अधिसेते इसने कहा कि नहीं भैया आधार में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उपान्नोध्यांगवशः और अधिसिंग स्थान सामकर्मः, यह दोनों ही सूत्र आधार में द्वितीय व्यक्ति का विधान करते हैं। कंडीशन में आपको बता चुका हूं। जैसे कि हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं आपके लिए। देखिए यहां पर देखिए मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मोहन, मोहन डैश 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 खाली जगह सेते, ऐसा रूप बना। और इधर की साइड में मैंने लिख दिया यहां पर क्षेत्रम, ठीक है। अब देखिए या तो क्षेत्रम या फिर क्षेत्र, ऐसा रूप। फिर दूसरा है हमारा कि सोहन खाली जगह अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, और यहां पर मैंने कर दिया ग्रामे और ग्रामम, ऐसा रूप। फिर एक और सेंटेंस लेंगे हम, जैसे हरि ही खाली जगह उपवसति
और यहां पर मैंने कोष्टक में लिख लिया नगरे या न नगरम, ऐसा करके। फिर एक और सेंटेंस लिया हमने, हरि ही वसति, फिर खाली जगह में लिया विद्यालयम या विद्यालय, ऐसा। फिर एक और सेंटेंस लिया हमने उमाकांतः डैश 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 निवसति फुल स्टॉप, और यहां पर लिया हमने ग्रामे और ग्रामम। देखिए यहाँ पर आपके समझने के दृष्टिकोण से मैंने कुछ चीजें बताई हैं। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 और 5 सेंटेंस लिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। देखो, मोहन सेते, तो क्षेत्रम या क्षेत्रम का मतलब खेत, तो मोहन सोता है खेत में, या तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा या सप्तमी का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्षेत्र क्यों किया जाएगा अभी बताता हूं मैं आपको। सोहन अधितिष्ठति ग्रामे या ग्रामम, तो यहां पर हमारा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हरिहि उपवसति, तो यहां पर नगरे या नगरम, तो यहां पर प्रयोग किया जाएगा नगरम। हरिहि वसति, तो विद्यालयम या विद्यालय, तो यहां पर प्रयोग किया जाएगा विद्यालय। यहां पर उमाकांतः निवसति ग्रामे या ग्रामम, तो यहां पर प्रयोग किया जाएगा ग्रामे। अब देखिए यहाँ पर क्यों, कि यहाँ पर क्षेत्र का प्रयोग क्यों किया गया, यहाँ पर ग्रामम का प्रयोग क्यों किया गया, यहाँ पर नगरम क्यों है, यहाँ पर विद्यालय क्यों है, यहाँ पर ग्रामे क्यों। देखिए सेते, यहाँ पर धातु है सेते मतलब शयन करना, तो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि अधिसिंग स्थान सामकर्म ये सूत्र ये कहता है कि यदि अधिउपसर्ग हो इनसे पूर्व में तभी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर अधिउपसर्ग नहीं है तो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि आधार में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्र ये सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया, तो क्षेत्रम नहीं होगा। क्षेत्रम तब होता जब यहाँ पर अधिसेते होता तब। यहाँ पर देखिए ग्रामम का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अधिउपसर्ग का आस धातु से पूर्व अधिउपसर्ग का प्रयोग किया गया, इसलिए ग्रामम ये सही है, ग्रामे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिसिंग स्थान साम कर्म के द्वारा आधार में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए नगरम, नगरे या नगरम, नगरे करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि केवल वसति होता तो नगरे हो जाता आधार में सप्तमी के चलते, लेकिन यहाँ पर आधार में हमको द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस धातु से पूर्व उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया, इसलिए हमको द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वसति और विद्यालयम या विद्यालय, तो यहाँ पर विद्यालय का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि केवल वस धातु है, वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आदि उपसर्ग नहीं है। जैसे कि वो सूत्र भी कहता है उपान्वध्यांग वसः, यदि वो सूत्र 4 होंगे, यदि वो उपसर्ग 4 होंगे तभी आधार में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि देखो हमने ऊपर वाले में किया है। यहाँ पर देखिए उपसर्ग तो आया है, यहाँ पर उपसर्ग तो आया है नहीं, पर हमारा सूत्र जो कह रहा है उप अनु अधि और आ, ये 4 उपसर्ग होंगे तभी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इनके अलावा यदि कोई दूसरा उपसर्ग आता है तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फिर हमको आधार में सप्तमी व्यक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप आपको ये मैंने जो बताया, देखो कर्तृप्सिततमम कर्म, कर्ता की सर्वाधिक प्रिय वस्तु, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक जिसको चाह रहा है वो कर्म, उसकी कर्म संज्ञा होगी, उसे हम कर्म कहेंगे। कर्मणि द्वितीया, ये इस दूसरे सूत्र ने बताया कि जिसकी कर्म संज्ञा हुई है उसमें हमको द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर सूत्र नंबर 3 आया उपान्वध्यांग वसः। इस सूत्र ने ये कहा कि यदि वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आंग, आंग मतलब आ, ये 4 उपसर्ग हो वस धातु से पूर्व तो आधार में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हरि वैकुंठम उपवसति, यहाँ पर वस धातु से पूर्व उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया, इसलिए वैकुंठम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, न कि सप्तमी व्यक्ति का। फिर आया हमारा सूत्र अधिसिंग स्थान सामकर्म। इस सूत्र ने यह कहा कि भैया सीधा सी स्था आस धातु से पूर्व यदि अधि उपसर्ग हो तो उसमें आधार की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात कर्म संज्ञा का मतलब है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठम सेते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अधिउपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। हरि वैकुंठम अधिसेते, अर्थात सी धातु से पूर्व अधिउपसर्ग का प्रयोग किया गया, इसलिए वैकुंठम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप और विचार कीजिए और
जनरलाइजेशन कीजिए, सामान्यकरण कीजिए, अन्य उदाहरणों के साथ अपनी बुक में देख करके कीजिए। वस्तुतः मित्रों, मैं आपको एक बार एक सूचना और देना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण कर रहा हूं, जहां पर आपको मेरे द्वारा हस्तलिखित बनाए गए नोट्स भी उपलब्ध होंगे और वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं। वस्तुतः मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज, कृपया आपसे निवेदन है मेरा कि आपको यदि अच्छी तरीके से अगर व्याकरण समझनी है, अच्छी तरीके से अगर उसको अपने अंतःकरण में उतारना है, तो आप शब्द रूप और धातु रूपों इनको बिल्कुल कंठस्थ करते चलिए, बिल्कुल याद करते चलिए, क्योंकि बिना शब्द रूप और धातु रूप के आपको व्याकरण समझ में नहीं आएगी। शब्द रूप और धातु रूप व्याकरण की ऑक्सीजन है, उसका प्राण है। यदि आपको व्याकरण को अपने अंतःकरण में उतारना है तो शब्द रूप और धातु रूपों को विशेष रूप से कंठस्थीकरण कीजिए, उनका विशेष रूप से उनको याद कीजिए, अन्यथा आप वाक्य निर्माण करने में, कारकों को समझने में सफल नहीं होंगे। और जो भी छात्र, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत के माध्यम से आप मेरी इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वो भी लाभान्वित हो, आप भी लाभान्वित हो। यदि कोई भी समस्या आती है मेरी वीडियो के अंतर्गत, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, वहां पर आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी कमेंट बॉक्स में यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो मित्रों मेरा ये नंबर है, यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं 9610034239। आप यहाँ पर मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं 100% करूंगा। मित्रों, मैंने ये जो चैनल बनाया है वो आपके सहायता के लिए बनाया है, वो आपकी शिक्षण व्यवस्था में सहायक बने, इसलिए मैंने बनाया है। और मैं प्रत्येक टॉपिक को, चाहे मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, चाहे मैं एक एक सूत्र की बनाऊं, पर बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर टॉपिक, बिल्कुल क्लियर होगा, आपका कोई भी समस्या, कोई भी शंका शेष नहीं रहेगी। फिर भी रहती है तो आप मुझे इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसी के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय मां भारती, नमो नमः।